हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स को डिस्कस कर रहे थे। और इसके पहले वीडियो में हम लोग ने गॉस की थ्योरम को देखा, गॉस की थ्योरम क्या कहती है। और आज हम लोग गॉस की थ्योरम का पहला एप्लीकेशन यानी कि पहला अनुप्रयोग देखने वाले हैं। हम लोग एक अनंत लंबाई के तार के आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नापने वाले हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। कहाँ इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा? आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास जब बिजली के तार जो हैं खंभों से निकले हुए हैं, तो जो हाई वोल्टेज की लाइट होती है वहाँ पे हमारे घर वाले या फिर जो बड़े लोग हैं वो हम लोगों को रोकते हैं कि भाई बिजली के ना तो खंभे के पास जाना ना तार के पास जाना। अगर छत के पास से तार निकली हुई है तो बोला जाता है दूर रहना, वो दूर से ही खींच लेता है। जो बिजली का तार है वो आपको दूर से खींच लेगा, ऐसा बोला जाता है। क्यों खींच लेगा, आज हम लोग उस जब आपको देखने वाले हैं क्यों वो खींचता है। क्या ऐसा होता है कि वो जनरली आपने देखा होगा कई बार लोगों को दूर से ही करंट लग जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर इतने दूर है और अगर आपने इतने पास भी हाथ किया तो ये आपको अपनी ओर खींच लेगा। क्यों खींच लेता है, आज हम लोगों को उसका जवाब मिलने वाला है, तो हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो रह गया था पिछले वीडियो का, वो है कि गॉस ने क्या बोला था कि कोई पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है तो फाई की वैल्यू क्या होगी, Q/ε0 होगी, है ना। अब ये तो नॉर्मल सब मैंने बता दिया था, लेकिन अगर एक से ज्यादा आवेश हो, जैसे यहाँ पे Q1 हो, प्लस का Q1 हो और माइनस का Q2 हो, तब क्या होगा? तो इस केस में फाई क्या हो जाएगा, 1/ε0 गुणे या मल्टीप्लाई Q1 प्लस का माइनस का Q2, एक प्लस का एक माइनस का। अगर एक और प्लस का होता, Q3 प्लस का होता तो प्लस Q3, अगर एक माइनस का या प्लस का होता, यानी कि जितने आवेश होंगे वो सब जुड़ते जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट रह गया था तो मैंने सोचा बता दूं। बाकी एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे कि अगर ये आवेश इसके बाहर हो, ये आवेश इसके बाहर हो Q0 या प्लस Q, तो टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो फाई कितना होगा? टोटल 0 होगा। क्यों? मैंने पहले ही बोला था कि इसके अंदर जो है तभी उसकी वजह से फ्लक्स होगा। अब 0 क्यों होगा वो समझते हैं। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी अंदर की ओर, तो यहां से इसमें यहां पे वैद्युत फ्लक्स होगा इस पृष्ठ पे, और इधर से बाहर निकलेगा तो इधर से वैद्युत फ्लक्स यहां से अंदर जा रहा है, उतना ही वैद्युत फ्लक्स यहां से बाहर निकलेगा। जितनी जो रेखा यहां से बढ़ेंगी वही रेखा यहां से बाहर निकलेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से अगर हम लोग ऐसी बात करें तो यहाँ पे तो एरिया छोटा है, यहाँ पे एरिया बड़ा हो गया। तो यहाँ पे एरिया तो बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी, तो टोटल जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। ये दो कॉन्सेप्ट रह गए थे जो मैंने आपको बता दिए। अभी हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो हमारा इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है। एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, जैसे कि हमारे बिजली के तार डले होते हैं, उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जब भी हमें पता है कि F बराबर होता है Q × E, यानी कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और उसमें कोई आवेश होगा तो वो क्या करेगा? एक बल लगाएगा और इसीलिए वो आपके हाथ को खींच लेता है। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है वो हम लोग देखने वाले हैं, है ना, कि आसपास में कितनी होती है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा तीव्रता होगी, उतना ज्यादा आवेश होगा तो उतना ज्यादा बल लगेगा, तो यानी कि वो उतने जल्दी आपको खींच लेगा। इसीलिए बोला जाता है कि भाई जब जो हाई वोल्टेज के तार हैं, जो बिजली के वायर गए हुए हैं खंभों से, उनसे दूर रहने के लिए बोला जाता है। तो पहले तो हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बोला था सारी की सारी चीजें आपको सोचनी है। तो पहली बात तो अनंत लंबाई का तार कभी भी बनाया नहीं जा सकता। अनंत लंबाई का मतलब होता है कि भाई वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तो हम ये मान के चलना है कि ये ऊपर गया है और नीचे गया है, इसमें प्लस आवेश इस तरीके से बिखरा हुआ है, बराबर बटा हुआ है। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, यानी कि ये जो चार्ज है, मान लीजिए 10 कूलम था, 10 कूलम पूरे में बराबर बांट दिया, है ना, सबको बराबर हर हिस्से में बराबर बांट दिया। तो अब पहले तो इसको समझ लेते हैं कि मेरा कहना, अब हम इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे निकाल ली है ना, इस पॉइंट पे निकाल ली है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि भाई इस पॉइंट पे हम लोग उसमें पहले चैप्टर में भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर इस पॉइंट पे हमें कैसे निकालनी है इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गॉस की थ्योरम से। तो गॉस की थ्योरम कब काम करती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जस्ट, कि अगर आवेश भी अंदर होगा तभी काम करेगी। अगर आवेश यहाँ है और हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, ये इसके अंदर नहीं है, तो ये काम ही नहीं करेगी गॉस की थ्योरम। तो गॉस की थ्योरम को काम कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक पृष्ठ मानना पड़ेगा। ये इमेजिनरी पृष्ठ है, तो हम मानना चाहते हैं इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम एक पृष्ठ मान लेते हैं इस तरीके का, उतना ही एक बेलन टाइप का है, इस तरीके का एक पृष्ठ मान लेते हैं। ये रहा एक पृष्ठ, है ना। अब इसको आप ये छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं।
अब इसको मैं आपको थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे कहने का मतलब क्या है, तो मैं इसको समझाता हूं, है ना। देखिए ये हमारा बेलन है, ये हमारा ये वाला पृष्ठ है जो हमने पृष्ठ बनाया, ये इस तरीके से गोल, है ना। और मान लेते हैं कि ये है अनंत लंबाई का तार, अभी छोटा सा है लेकिन आप मान के चलिए कि ये लंबाई में बहुत अनंत लंबाई का है। तो ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से देखिए बिल्कुल बीचों बीच इसमें है, ये इसके चारों ओर है। तो इसकी वजह से ये आवेश इसके अंदर हो गया, इसमें जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा वो इसके अंदर है, और जब अंदर है उसकी वजह से हम लोग गॉस की थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो अब हम गॉस की थ्योरम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले हिस्से, अब देखिए यहाँ पे दो जगह फ्लक्स होगा, एक तो इस एरिया पे भी होगा, है ना, लेकिन इस एरिया पे अगर हम बात करें, ये छोटा सा एरिया ले लेते हैं, तो इसमें डीए कहाँ होगा, ऊपर, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और इंटेंसिटी कहाँ होगी, प्लस से दूर की तरफ भागती है रेखाएं, तो इंटेंसिटी ई कहाँ होगी, इस तरफ होगी। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई, 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 अंश का। सिमिलरली इस पूरे एरिया का, यानी कि इस पूरे एरिया का और इस पूरे एरिया का टोटल हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम बात करें इस एरिया का, तो यहाँ पे डीए इस तरफ होगा और ई भी इस तरफ ही होगा। तो यहाँ पे फाई कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो गया, हमें पता है फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ए, ई इंटू ए होता है। तो यहाँ से हमें पता है कि फाई होता है ई इंटू ए, लेकिन हमें यहाँ पे एरिया क्या लिया है, डी ए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो हम डॉट लगा के लिखें, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो हमें डॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा हम लिखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अभी मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। तो आप ऐसे समझिए कि ये हमारे पास एक बेलन है, ये हमने काल्पनिक पृष्ठ माना है नहीं, एक तार डला हुआ है, हमने माना कि भाई जैसे आपको कहा जाता है पास में हाथ मत ले जाओ, तो हम मान लेते हैं पास में एक तरह का एरिया बन रहा है, गोल गोल एरिया बन रहा है, उसके आसपास कोई जाएगा तो उसको करंट लग जाएगा। तो ये जो एरिया है हमने मान लिया इस तरीके का, और वायर इसके अंदर डला हुआ है ना, अंदर। तो देखिए इस वाले पृष्ठ पे इसका क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की ओर, और हमारी इंटेंसिटी तार से हमेशा परपेंडिकुलर दूर की ओर होगी। तो इंटेंसिटी ये है और एरिया ये है। तो इस वाले ऊपर वाले एरिया के लिए, यानी कि इतने हिस्से के लिए, इस वाले हिस्से के लिए, है ना, यहाँ 0 होगा, और नीचे वाले हिस्से के लिए 0 होगा। बाकी बच्चा ये पूरा, अगर इसको हम खोल दें ऐसे, तो ये जो पूरा पेज बचा, ये जो पूरा पेज बचा, इसको अगर हम खोल देते हैं ऐसे, तो ये जो पूरा पेज बचा, ये एरिया जिसको हमने लपेट के रखा है, ये एरिया, ये जो टोटल एरिया होगा, इसी पे की वजह से फ्लक्स होगा। यहाँ ऊपर और नीचे तो 0 हो गया, है ना। अगर ऊपर नीचे 0 नहीं होता तो हमारा ये पूरा एरिया लेते और ये एरिया प्लस ये एरिया, तीनों एरिया लेते, लेकिन अभी ये इसका 0 हो गया, ऊपर वाले का, नीचे वाले का 0 हो गया। अब सिर्फ बचा किसका, इस पूरे का, इधर भी बचा, इधर भी बचा, इधर भी बचा, इधर भी बचा। तो चारों तरफ ये जो एरिया है, जिसको अगर हम खोल दें तो ये जो एरिया बनेगा, ये एरिया हमारा वैद्युत फ्लक्स जनरेट करेगा। अब हमें पता है, अब देखिए फाई बराबर क्या होता था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी इसको नहीं लिखना है, अभी मैं सब समझा रहा हूं, लेकिन हमें पता ही नहीं है Q कितना है, क्योंकि Q तो पूरे में फैला हुआ है ना, Q तो पूरे में फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें Q निकालना पड़ेगा, कौन सा Q, जो इसके अंदर है। और इसके अंदर कितना है, इसके अंदर सिर्फ यहां से लेके यहां तक है ना, इतना ही इसके अंदर है। तो हम कैसे निकालेंगे, पता कैसे चलेगा। तो हमें मान लेते हैं कि हर एक हिस्से में, यानी कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये, इसको मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको लीनियर डेंसिटी बोलते हैं, यानी कि रेखीय घनत्व बोलते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व। तो उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू होगा टोटल Q अपॉन टोटल L, लंबाई लेंथ L, तो Q अपॉन L, है ना, टोटल लंबाई में ये फैला हुआ है। तो लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। इसको ऐसे समझिए कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम कहें कि 1 मीटर में कितना, इतने हिस्से में क्या होगा, तो हम भाई इसको हम लैम्डा से पता कर लेंगे, लैम्डा, और उसमें L से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू लैम्डा L, यानी कि पर्टिकुलर लेंथ पे कितना फैला हुआ है। इस लैम्डा को मैं डिटेल में बता चुका हूँ पहले चैप्टर में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको या तो याद कर लीजिए, या फिर आप पहला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें नहीं पता यहां से लेके यहां तक आवेश कितना है। पूरे तार पे हमें पता है कि Q आवेश है, पूरे तार पे कितना है, Q आवेश है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ही हमारी सारी कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि जितना इसके अंदर है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अंदर वाली चीज ही हमें कैलकुलेशन में लानी है। तो जो चीज बाहर है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना आवेश चाहिए। अब उतना आवेश कैसे निकलेगा, तो पहले तो हमें पता हो कि हर एक जगह पे कितना कितना आवेश है। तो हमें मान के चलते हैं कि हर एक जगह पे लैम्डा 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 लैम्डा। जैसे अगर हमने यहाँ पे 10 रुपए दिए,
या 10 कूलम आवेश दिया और इसकी लंबाई है 10, तो हर एक लंबाई पे एक लंबाई पे 10 मीटर की तार पे अगर 10 कूलम आवेश दिया तो 1 मीटर पे कितना आ गया, यानी कि मान लीजिए ये तार है, इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 हिस्से हैं इसके, और टोटल हमने चार्ज कितना दिया 5 कूलम, तो हर एक हिस्से पे 1 कूलम आ जाएगा। तो ये एक क्या है, यही हमारा लैम्डा है, ये हमने क्या बताया लैम्डा। तो लैम्डा कैसे आएगा, जैसे हमारे 5 आया था, 5 चार्ज था, लंबाई कितनी थी 5, तो ये क्या था Q और ये क्या था L, तो डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही हमने क्या किया, लैम्डा इक्वल्स टू Q/L। तो इससे हमें पता चल गया कि हर एक किसी भी हिस्से पे चार्ज कितना है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में फैला हुआ है, लैम्डा फैला हुआ है। तो जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतने ज्यादा Q की वैल्यू होगी। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा हमें पता चल गया था, इंटू L कौन सा L, ये वाली लंबाई, पूरी लंबाई नहीं लेनी है अब हम सिर्फ इतनी लंबाई की, क्योंकि हमें पता है इस हिस्से पे पता है कितना होगा, लैम्डा होगा, इस हिस्से पे पता है, तो हम पूरे हिस्से को L ले ले, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी Q/L लैम्डा, है ना। या फिर हम बात करें तो हमें यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू होती है Q। चलिए अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो फाई को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे E की वैल्यू हमें निकालनी है, E की वैल्यू हमें निकालनी है। अब DA एक छोटा सा हिस्सा था, जैसे कि मैंने आपको बताया हम पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, तो पूरा एरिया क्या होगा, जैसे कि मैंने ये बताया आपको, तो ये एक देखिए बेलन बन रहा है। अब आपने बेलन का एरिया पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बेलन का एरिया होता है ये एरिया प्लस ये एरिया और ये एरिया, तो ये दोनों एरिया तो 0 दे रहे हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा 0 दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। तो इसकी वैल्यू होती है 2πrl। अगर आपको नहीं पता तो आपको ये देख लेनी चाहिए 2πrl। अच्छा L क्या है, ये L ये लंबाई है ना, तो हमें यही लंबाई, इसी लंबाई की सारी कैलकुलेशन करनी है, इतनी लंबाई है। तो 2πrl इस पूरे का एरिया हो गया, ये चारों वाला, ऊपर वाला हिस्सा छोड़ के नीचे वाला हिस्सा छोड़ के, ये हो गया 2πrl। अब जो हमारे पास φe है, हमें पता है गॉस की थ्योरम से φe बराबर क्या होता है, Q/ε0। तो यहाँ पे हम रख देंगे Q/ε0, लेकिन Q/ε0, Q की वैल्यू क्या है, क्योंकि Q तो पूरा दिया है ना, Q हमें पता नहीं है, तो Q की वैल्यू हम नहीं रख सकते, तो हमें रखना पड़ेगा Q की वैल्यू λL या फिर L लैम्डा। तो यहाँ पे Q की जगह हम क्या रख देंगे, λL, है ना, इक्वल्स टू E × 2πrl, है ना। अब देखिए E को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सब नीचे आ जाएगा, तो L λ/2πrl ε0 इक्वल्स टू E। ये हमारा E की वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको पलट दें, मैं E को इस तरफ लिख देता हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा आसानी रहेगी। E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको यहाँ आ जाएगा λ/2πrl एंड ε0, है ना, ये वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, E इक्वल्स टू, देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो यहाँ पे अगर हम बात करें, L से L कट जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों L हैं, चाहे आप यहीं पे काट सकते थे, यहाँ पे भी काट सकते थे, L से L कट जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे जो था कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमें 1/4πε0 हर जगह 1/4πε0 1/4πε0 लिखते थे, तो यहाँ पे 2π है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ताकि 1/4π बन जाए, है ना। बस हम बना रहे हैं, जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए हमने क्या किया, 1/2 का मल्टीप्लाई किया, तो 4π और ε0 को भी इधर ले लिया, ε0, बाकी जो बचा उसको थोड़ा सा अलग लिख दिया, तो यहाँ बचा, ऊपर बचा 2 और ये बचा लैम्डा अपॉन नीचे क्या बचा r। तो ये हमारा E का फॉर्मूला हो गया। तो इस जो मतलब तार है, इसके चारों ओर इतनी इंटेंसिटी होगी, R जितनी दूर जाएगा, जितना बड़ा R होगा उतनी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये पहला अनुप्रयोग था कि अगर एक अनंत लंबाई का तार है, थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, मैंने कोशिश की कि हर तरीके से समझाऊं, तो आई थिंक अगर आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको आगे भी देखते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या है, अनंत लंबाई का तार है, पहले तो हमने इसका आवेश निकाला, उसका आवेश कैसे निकालेंगे, पहले हमने ये इसका घनत्व निकाला कि कितना आवेश हर एक लंबाई पे बट रहा है, तो हमने λ/Q/L लिया, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई, λL, तो λL हमने यहाँ पे रख दिया, Q/ε होना चाहिए, तो यहाँ λL रख दिया, और यहाँ से सीधे आगे पीछे करके और E की वैल्यू निकाल ली, E की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, अगर हम इसका ग्राफ अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको
हटा देता हूँ। आपको जनरली ये ग्राफ भी बना देते हैं तो ज़्यादा नंबर आपको मिलते हैं, ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप ग्राफ नहीं बनाते हैं तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई जो है देखिए ये पूरा कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी हम कांस्टेंट हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r का ग्राफ अगर हम बनाए तो वो इस तरीके का बनता है। ई अगर हम बोले इस डायरेक्शन में ई है और इस डायरेक्शन में आर है तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। जब ई बढ़ती है तो आर कम होता है, आर बढ़ता है तो ई घटती जाती है, तो ये इस तरीके का ग्राफ होता है। तो आप ये ग्राफ बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये ग्राफ आसानी से समझ में आ गया होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ई का जो फॉर्मूला आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, है ना। और अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमें डायरेक्शन बतानी होगी, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, ये तार था, डायरेक्शन इस तरफ को होगी और इसकी दूरी भी आर भी इसी तरफ को होगी, तो आर की डायरेक्शन में होगी। तो ई वेक्टर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर। ये सिर्फ यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये गॉस की थ्योरम का पहला अनुप्रयोग हो गया। जो अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उनमें इतना इंटेंसिटी होती है, जब इंटेंसिटी होगी तो एक फोर्स लगेगा F=QE। अगर ई यहाँ पे रख दें तो हमें फोर्स पता चल जाएगा, तो जितना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी उतना जल्दी वो खींच लेगा आपको। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि वो तार आपको खींच लेते हैं, क्योंकि उनके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। और उस वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही आपका हाथ जाएगा उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो वो आपको अपने पास खींच लेगा तार, तो आपको करंट का झटका लग जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पहला जो लॉजिक है वो समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको इमेजिन करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो डायग्राम है उनको कोशिश करूँ, जैसे कि मैंने आपको इस पेज के थ्रू आपको बताया कि किस तरीके से ये हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया उसको लाइक कर दीजिए, कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी घर बैठे फिजिक्स आसानी से पढ़ सकें। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले सारा फिजिक्स का सिलेबस है जो कंप्लीट हो जाए, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब लोग घर पर बैठ के आसानी से फिजिक्स को आसानी से सीख सकें। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, रटने की कोई भी चीज़ नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी है। बस आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं जो बार बार आप लिखेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग इसका जो दूसरा अनुप्रयोग है या फिर दूसरा एप्लीकेशन है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, उसका दूसरा अनुप्रयोग भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।